मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। के जादूगर ने भूत को देखा। उसे लगा कि उनके बीच कुछ इतिहास होना चाहिए। नर्क के राजा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह प्राणी जो आमतौर पर बहुत शांत रहता था अब भूत पर बहुत प्रतिक्रिया कर रहा था। उसने आरव के सवालों का जवाब नहीं दिया, जैसे कि वो सवाल सुनने में असमर्थ था। उसका शरीर ज्वाला के शुद्धतम रूप में बदल गया। ज्वाला कांच के दरवाजे के नीचे छोटे छेद से गुजरी और दरवाजे के दूसरी तरफ पहुंच गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि नर्क के राजा को याद आया कि नारकी जादूगर जा रहा था। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। अगर उसने हमला किया या कोई हंगामा किया तो बहुत सिरदर्द होने वाला था। दुर्भाग्य से जब नरक का राजा बालकनी में आया और दूर देखा तो भूत वहां नहीं था। वो गायब हो गया था। नरक का राजा अभी भी उस जगह को देख रहा था जहां पहले भूत खड़ा था। आरव ने राहत की सांस ली क्योंकि उसे लगा कि नारकी जादूगर और भूत के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। आरव भूत के गायब होने से कम हैरान था क्योंकि उसे इसकी आदत हो गई थी, लेकिन वो नारकी जादूगर द्वारा की गई चाल से हैरान था। और मैं यहाँ निकास योजना के बारे में सोच रहा था। यदि नरक का राजा बालकनी से बाहर निकल सकता था तो ये बेहतर था। उसे इस कमरे से बाहर निकलने के लिए अपनी योजना के अतिरिक्त चरणों से नहीं गुजरना पड़ता, जो बिल्कुल सही था। उन्होंने अदला बदली की। आरव ने चौथा मंत्र बोला। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा उसके आसपास का वातावरण सफेद हो गया। बखनी इस बीच नरक का राजा अब कमरे के अंदर था। ये काम कर गया। आरव चांदनी में आराम कर रहा था। वो अपनी त्वचा पर बाहर की ठंडी हवा महसूस कर सकता था। उसने पलट कर देखा और अंदर नरक जादूगर को देखा। मदद के लिए धन्यवाद। हालांकि अब से मुझे सब कुछ मैं ही करूंगा। बस कमरे के अंदर रहूंगा और अगर कमरे से बाहर नहीं जा सकता तो मैं काम खत्म होते ही तुरंत वापस आ जाऊंगा। और कमरे के अंदर कुछ भी मत जलाना, बस वही रहो और इंतजार करो। संपत्ति को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और अगर कोई दरवाजा खटखटाता है तो कोई आवाज मत करो या दरवाजा खोलने की कोशिश मत करो। बस उन्हें सोचने दो कि मैं सो रहा हूं। आप समझते हैं। हालांकि वो भूत की उपस्थिति के बारे में उत्सुक था, लेकिन अब वह चला गया है। उसने इसे जाने दिया। उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। एक और महत्वपूर्ण काम करना था। नरक जादूगर अभी भी इस तथ्य से परेशान था कि एक बच्चा उसे आदेश दे रहा था, लेकिन वो केवल सहमत हो सकता था क्योंकि केवल इससे उसे घर वापस आने का रास्ता खोजने में मदद मिल सकती थी। बिल्कुल सही। सार्थक बालकनी से नीचे देखने पर उसने छात्रावास के बाहर कुछ ठगों को देखा। पिछली घटना के बाद से सुरक्षा थोड़ी बढ़ा दी गई थी। सौभाग्य से ये अभी भी एक निम्न बिंदु था। अगर अकादमी तब तक उसके हत्यारे को नहीं ढूंढ पाती तो ये कल होने वाला था। इसलिए उसे आज रात ही मामलों का ध्यान रखना था। इसके अलावा आज रात रूप ने परिवर्तन करने के लिए अपनी अपोफिस अंगूठी का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार उसने खुद को किसी ऐसे व्यक्ति में नहीं बदला जो अकादमी में नहीं था। इस बार उसने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न किया जो अकादमी में बहुत प्रसिद्ध था। ये अपनी दाहिनी आंख से जोखिम भरा भी था। अपनी बाई आंख से वो आरव के परिवर्तित रूप को देख सकता था, लेकिन अपनी बाई आंख से जो आग की लपटों में ढकी हुई थी वो इसके माध्यम से सभी भ्रमों को देखने में सक्षम था। वो ये देखने में सक्षम था कि आरव अभी भी वही था और वो केवल ब्रह्मा का उपयोग कर रहा था। मैंने जो कुछ भी कहा था उसे याद रखना और किसी भी कीमत पर कमरे को मत छोड़ना। आरव ने आदमी को आदेश दिया और फिर वो बालकनी के किनारे की ओर बढ़ गया। वो बालकनी की रेलिंग पर चढ़ गया और नीचे कूद गया और सभी गार्डों के ठीक पीछे गिर गया। जमीन पर उसके पैरों की भारी आवाज सुनकर गार्ड सतर्क हो गए। वे सभी लेडी एलियाना को देखने के लिए पीछे मुड़े, इस जगह की रक्षा करें। कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। दूर रहें और कम बोले। आरव ने उस समय का इस्तेमाल करते हुए लोगों को डांटा जिसके लिए एलियाना जानी जाती थी। उसने एलियाना को इतना देखा था कि वो जान गया था कि इससे पहले कि वे उससे कोई सवाल पूछ पाते कि वो यहाँ क्या कर रही है, आरव ने उन्हें डांटा और उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे कि वे कुछ गलत करते हुए पकड़े गए हों। लोगों ने स्वीकार किया कि वे गलत थे और तितर बितर हो गए। आरव उनकी आंखों के सामने से चला गया। किसी को नहीं पता था कि उन्हें कैसे बेवकूफ बनाया गया। आरव ने शॉक फैक्टर का उपयोग करके असली गार्डों को बेवकूफ बनाया था। गार्डों का एक और समूह था जो शॉक फैक्टर का उपयोग करके बेवकूफ बना रहा था। एकेडमी ऑफ एलिमेंट्स के मुख्य प्रवेश द्वार की
रखवाली करने वाले गार्डों ने एकेडमी की ओर आती 3 गाड़ियों को देखा। जहां तक सुंदर गाड़ियों का सवाल था, वे इतने अलग थे कि पहरेदारों के लिए यह पहचानना मुश्किल नहीं था कि वे किसके थे। चर्च ऑफ वाटर के पहरेदारों में से एक ने सोचा कि इस समय यहाँ क्यों, क्योंकि पहरेदार भ्रमित थे। गाड़ियां रुक गई। पहली गाड़ी का दरवाजा खुला और एक खूबसूरत महिला गाड़ी से बाहर निकली, एक सुंदर नीला गाउन पहने हुए। चर्च ऑफ वाटर की मुख्य पुजारिन, पुरुष, महिला ताबूत, वे शरीर पर निशानों से समझ सकते थे कि वो अंदर थी, लेकिन वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो वहां क्यों थी। मुख्य पुजारिन पहरेदार की ओर मुड़ी। लेडी एलोरा डीन से मिलने आई है, कृपया डीन को सूचित करें। लेडी एलोरा डीन से मिलने आई है, कृपया डीन को सूचित करें। केवल एक बयान ही गार्ड को और भी अधिक चौंकाने के लिए पर्याप्त था। यदि यहाँ एक मुख्य पुजारिन का होना बड़ी बात थी, तो लेडी एलोरा का आगमन और भी अधिक अविश्वसनीय था। एलोरा को पवित्र चर्च ऑफ वाटर का नया प्रमुख कहा जाता था। दूसरे शब्दों में, वो उस समय 6 शक्तिशाली जादूगरों में से एक थी, जो विभिन्न पवित्र चर्चों के प्रमुख थे। क्या वो वास्तव में यहाँ है? उसने उससे पूछा। तो ऐसा लगा जैसे यहाँ स्वयं एक देवता आए थे। वो गाड़ी के अंदर प्रतीक्षा कर रही है। हम अकादमी के प्रोटोकॉल जानते हैं। जाकर अपने डीन को हमारे आगमन की सूचना दे, हम प्रतीक्षा करेंगे। उच्च पुजारिन मुड़ी और वापस चलने लगी। लंबा रिश्ता और वे जानते थे कि प्रत्येक कैसे काम करता है। भले ही वे बिना बुलाए प्रवेश करना चाहें, उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा इस शहर में पवित्र चर्च ऑफ लाइट भी था। वे इस शहर में आकर पहले से अधिक अनावश्यक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये उनके उद्देश्य के लिए हानिकारक था। डीन अकादमी में नहीं है, गार्ड ने जल्दी से उसे सूचित किया, क्योंकि वो उच्च पुजारिन को वापस मुड़ते देखकर आश्चर्यचकित थी। उच्च पुजारिन रुक गई। वो पलटी। उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा दिखाई दे रहा था। तुमने क्या कहा? गार्ड ने अवचेतन रूप से एक कदम पीछे ले लिया। किसी कारण से वो उसकी आभा से डर गया था। मैं उसे आपके आगमन की सूचना दूंगी। मैं ये करूंगी, कृपया प्रतीक्षा करें। गार्ड तेजी से अकादमी के अंदर भागा और सीधे महल में चला गया। ये वो स्थान था जहां डीन को रहना था, लेकिन कार्यवाहक डीन के रूप में एलियाना इस समय वहां रह रही थी। यहां तक कि गार्ड को भी बिना अनुमति के महल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। उसे अन्य गार्डों ने रोक दिया। स्थिति समझाने के बाद उसे महल में प्रवेश करने की अनुमति थी। एलियाना एक खिड़की के पास खड़ी थी और बाहर खूबसूरत चांद को देख रही थी, जो अंधेरे को हावी होने से रोक रहा था। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन आज रात उसे किसी कारण से बहुत बुरा लग रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो उस अजीब एहसास के कारण बिल्कुल भी सो नहीं पा रही थी। वो टहलने के लिए बाहर जाने की सोच रही थी, लेकिन जैसे ही वो टहलने के लिए जाने वाली थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। वह दरवाजे के पास गई और उसे खोला हुआ। हाँ, कुछ गार्ड खड़े थे। क्या कुछ हुआ है? उसने गार्ड के चेहरे पर गंभीर भाव देखकर आश्चर्य किया। शायद कुछ हुआ है। मुझे ये मत बताओ कि किसी की फिर से मृत्यु हो गई है। लेडी एलोरा, चर्च ऑफ वाटर की प्रमुख अपने दल के साथ यहाँ है। हमें बताया गया था कि वो डीन से मिल रही थी। वो आपसे मिलने आई है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में वो अब आपसे मिलना चाहती है। गार्ड ने पूरी स्थिति बताई। गार्ड एलोरा को यहाँ पाकर हैरान थे। पहरेदार चुप थे। अगर एलोरा भी यहाँ होती तो वो आखिरी लोग होते जो ये जानते कि वो यहाँ क्यों आई है। आखिर वो सिर्फ पहरेदार थे। कोई उन्हें नहीं बता सकता था कि वो यहाँ क्यों आए हैं। ठीक है, एक काम करो, जाकर बाकी मुख्य परिषद को भी जगा दो, क्योंकि वो चर्च की प्रमुख है, इसलिए ये उचित ही है कि हम सब उससे मिलने यहाँ आए। उसने एक पहरेदार को आदेश दिया। उनसे कहो कि वो 5 मिनट में यहाँ आ जाए। जहां तक तुम्हारा सवाल है, उसने अपना ध्यान मुख्य द्वार पर तैनात पहरेदार की ओर मोड़ा। उनकी गाड़ी अकादमी में प्रवेश करने दो, लेकिन उन पर नजर रखो। मैं नहीं चाहती कि उनके समूह का कोई भी व्यक्ति हमारी जानकारी के बिना हमारी अकादमी में घूमे। हो सके तो उनकी गाड़ियां इस महल के सामने ही रुकनी चाहिए। सभी पहरेदार आदेश का पालन करते हुए पीछे हट गए। आरव रात में कलाकृतियों के संग्रहालय की ओर चल रहा था। रास्ते में उसने एक बार फिर अपना भेष बदल लिया था, ताकि वो एक सीनियर छात्रा की तरह दिख सके, क्योंकि वो बिना किसी रोकटों के आजादी से घूम सकते थे। इस बार उसने तीसरे वर्ष की छात्रा का चेहरा चुना,
जिसे उसने सुबह देखा था। जब सब इकट्ठा हुए तो इस बार एलियाना का भेष सबका ध्यान खींच रहा था। जैसे जैसे आरव करीब आ रहा था, संग्रहालय में उसने एक बार फिर अपना भेष बदला और एलियाना के भ्रम में वापस आ गया, बिना ये एहसास किए कि मौजूदा स्थिति में ये कितना बड़ा गड़बड़झाला पैदा कर सकता है। उनके आसपास शायद ही कोई छात्र था और उसने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी उसे अपना भ्रम बदलते हुए न देख सके। दुर्भाग्य से जैसे ही वो संग्रहालय के करीब पहुंचा, उसने दूर से 3 कारों को आते देखा, जिनमें चर्च ऑफ वाटर के कई सुरक्षा गार्ड थे। हालांकि कारें काफी दूर थी। आरव ने पहले भी ऐसी ही एक कार देखी थी। वे कारें चर्च ऑफ वाटर की थी और अगर उन्हें इतनी सुरक्षा के साथ ले जाया जा रहा था तो क्या ये हो सकता है कि कोई खास व्यक्ति आ रहा था, जैसे कि एलोरा। अगर एलोरा उनमें से किसी एक कार में थी तो ये एक आपदा थी, क्योंकि एलोरा अपोफिस की अंगूठी का भ्रम देख सकती थी। वो उसका असली चेहरा देख सकती थी। क्या एलोरा आरव को पहचान पाएगी या आरव कोई रास्ता खोजकर फिर से भाग जाएगा? एलोरा चर्च ऑफ लाइट में क्यों आई? सभी में एक या दूसरी खामी थी। लोकेश के अनुसार अपोफिस की अंगूठी की तरह न्यूमैन की एक खामी ये थी कि चर्चों के प्रमुख के सामने भ्रम काम नहीं करता था, क्योंकि उनकी आत्माएं ग्रिमोर से बंधी हुई थी। आरव नहीं चाहता था कि एलोरा उसे यहाँ देखे, क्योंकि उसे निश्चित रूप से संदेह हो जाएगा। वो उसे लोकेश के महल में लीरा के साथ देखना कभी नहीं भूल सकती। ये भी संभव था कि उसने उसे अपनी मुख्य पुजारिन की मौत के लिए दोषी ठहराया हो। किसी भी स्थिति में वो उसे उससे मिलने की अनुमति नहीं दे सकता था। ये गलती से नहीं हुआ था। इसके अलावा जैसे जैसे कारें करीब आती गई, उसने एक बार फिर वो परिचित आभा महसूस की। उसे यकीन था कि एलोरा वास्तव में उन कारों में से एक के अंदर थी। जल चर्च का प्रमुख यहाँ था। वो जल्दी से झाड़ियों में से एक के पीछे छिप गया। जब वो आज रात अपने कमरे से बाहर निकला तो एलोरा को यहाँ पाना उसकी कल्पना से परे था। ऐसा लग रहा था जैसे नियति उसके साथ चालें खेल रही थी। इतनी दूर आकर उसने उसे नहीं देखा। वो मुझे रोक नहीं सकती। जैसे ही वो चली जाएगी मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आरव अपने विचारों में खोया हुआ था, खुद से बात कर रहा था। उसे एहसास नहीं था कि कोई उसकी ओर आ रहा था। क्या तुमने कुछ खोया है? जब उसने अपने पीछे से आवाज सुनी तो उसे एहसास हुआ कि कोई है, और इसके अलावा उसने आवाज माया को पहचान लिया। उसने अवचेतन रूप से कहा, क्या आप मेरा नाम जानते हैं? आरव के पीछे खड़ा व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि आरव अभी भी भ्रम का उपयोग कर रहा था। माया की आवाज उसके कानों में एलियाना की आवाज की तरह लग रही थी। सौभाग्य से उसे एलियाना की भूमिका निभानी थी। हम माया को भी ये जानकर आश्चर्य हुआ कि ये अकादमी की कार्यकारी निदेशक एलियाना थी। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि इतने उच्च पद पर बैठा व्यक्ति उसका नाम जानता था। क्या आप मेरा नाम जानते हैं? क्या आप नाम जानते हैं? उसने फिर पूछा। निश्चित रूप से मुझे पता होगा। मैं अकादमी के सभी छात्रों को जानता हूँ। विशेष रूप से आपको। आरव ने अपनी गलती को नियंत्रित करने के लिए एक बहाना बनाया। मैंने सुना है कि आपने कुछ समय पहले एक डार्क मैच को मार दिया था। हमें अपनी अकादमी में आपके जैसे और लोगों की आवश्यकता है। हमें उन सभी राक्षसों को मारना होगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई? आरव जितना अधिक वो बात करता उतना ही उसे एहसास होता कि वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो रहा है, और वो उस समय ऐसा नहीं कर सकता था। ये सही समय नहीं था। माया भी चौंक गई। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसे उन शब्दों के पीछे गुस्सा महसूस हुआ। उसे लगा कि ये डार्क मैच के प्रति गुस्सा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये गुस्सा उसके लिए था। हालांकि उसके लिए और भी अधिक चौंकाने वाला ये था, उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आरव को भी एहसास हुआ कि अगर वो माया के सामने ज्यादा देर तक रहा तो वो नाराज हो जाएगी और चिल्लाना शुरू कर देगी। वो कुछ ऐसा कर सकता है जिसका उसे बाद में पछतावा हो। उसे वहां से जाना पड़ा। वैसे भी मैंने कुछ गिरा दिया है, लेकिन इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो खोया था वो पा लिया है। आरव ने जवाब दिया। तुम्हें अपने कमरे में वापस जाकर सो जाना चाहिए। अगर तुम ठीक से आराम नहीं करोगे तो कल कैसे पढ़ोगे? अपने हॉस्टल वापस जाओ। हाँ मैडम। माया एलियाना की आज्ञा को ठुकरा नहीं सकी। वो मान गई और आरव को थोड़ी निजता देते हुए अपने हॉस्टल वापस चली गई। हालांकि वो वापस चली गई थी, लेकिन उसके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल थे। वो नहीं जानती थी कि एलियाना में ऐसा क्या खास था
लेकिन उसे उसके बारे में कुछ अलग महसूस हुआ। वो बस ये नहीं बता पा रही थी कि वो क्या था। आरव ने माया को जाते हुए देखा। उसके जाते हुए उसके मन में बहुत सारे विचार आए। चोट के कारण बेहोश होने का दृश्य उसके दिमाग में इतनी बार आया था कि वो गिनती ही भूल गया था। चला गया। उसने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। अब उसे ध्यान भटकाने की जरूरत थी, और अपने लक्ष्य से ध्यान भटकाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता था। जैसे ही माया गायब हुई, वो बाहर आया और फिर से चारों ओर देखा। अब वहां कोई नहीं था। कारें भी जा चुकी थी। आरव आखिरकार अकादमी के संग्रहालय में पहुंच गया, जो सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक था, क्योंकि यही न्यूमैन को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया था। संग्रहालय अभी भी कड़ी सुरक्षा में था। सौभाग्य से चूंकि वो एलियाना के वेश में था, इसलिए गार्डों ने उस पर हमला नहीं किया। भले ही वो ऐसे समय में एक छात्र के रूप में यहां आया हो, वो मुश्किल में पड़ जाता, क्योंकि किसी भी छात्र को ऐसे समय में संग्रहालय के इतने करीब जाने की अनुमति नहीं थी। आरव जानता था कि ये उसकी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उसे ये भूमिका निभानी थी, और उसे ये सुनिश्चित करना था कि गार्डों को कुछ भी गलत न दिखे। वो पहले की तरह रणनीति का उपयोग करते हुए गार्डों के करीब गया। उन्होंने उन्हें बोलने या कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया। उसने कहा नहीं और फिर बोलना शुरू किया, क्या रचित अभी भी यहाँ नहीं है? एक शिक्षक से बेहतर क्या हो सकता है? मुख्य परिषद के 2 शिक्षक ये दिखाने के लिए कि ये एक महत्वपूर्ण मामला है जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। उसने एक और बड़ा नाम फेंका। जब रचित और जिंसी आए तो उनसे कहा कि मैं पहले ही अंदर जा चुकी हूँ, वे अंदर मिल सकते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने एक कदम आगे बढ़ने से पहले किसी की प्रतिक्रिया की भी प्रतीक्षा नहीं की, जैसे कि ये उसका अपना स्थान था। चूंकि एलियाना उस समय कार्यकारी डीन थी तकनीकी रूप से, यहाँ तक कि गार्ड भी उसे रोक नहीं सकते थे। वे उत्सुक थे कि वो इस समय यहाँ क्यों थी, लेकिन चूंकि अन्य मुख्य परिषद के सदस्य भी यहाँ ने वाले थे, उन्होंने सोचा कि ये कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए। आरव को बिना किसी संदेह के गार्डों से आगे जाने दिया गया। वास्तव में वह भी आश्चर्यचकित था कि ये सब इतनी आसानी से हुआ। मुख्य परिषद जल चर्च के प्रमुख का स्वागत करने के लिए महल के प्रवेश द्वार पर एकत्र हुई थी। यदि ये केवल एक मुख्य पुजारी होता तो मुख्य परिषद के सदस्य इन अतिथियों को इतना महत्व देने में संकोच करते, लेकिन चूंकि ये स्वयं जल का शासक था जो यहाँ आया था, उन्हें उसके प्रति उचित शिष्टाचार दिखाना था। इसके बावजूद कुछ लोग अभी भी असंतुष्ट थे। विशेष रूप से उनके आगमन के समय से सबसे ज्यादा परेशान लाइटनिंग चर्च के मुख्य शिक्षक कबीर थे। मैं एक बहुत अच्छा सपना देख रहा था और मैं जाग गया। क्या ये लोग सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते? कबीर ने एलियाना से शिकायत की। उन्हें बस हमारी नींद में खलल डालना था। मुझे नहीं लगता कि वे हमारी नींद में खलल डालना चाहते हैं। एलियाना ने जवाब दिया, अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर मजबूती से खड़ी हुई। यदि जल के शासक को इस समय यहाँ आना है तो ये कुछ महत्वपूर्ण होगा। हमें कम से कम जानने की जरूरत है। कम से कम हमें उसकी बात सुननी चाहिए। मैं सहमत हूँ। अगर वे यहाँ आए हैं, पहली गाड़ी से 3 मुख्य पुजारिन उतरी, तीसरी गाड़ी से 3 और पुजारी बाहर आए। वो इतनी सारी मुख्य पुजारिनों को क्यों लेकर आई? जिंसी ने कराह कर कहा, क्या वो यहाँ लड़ने के लिए है या कुछ और करने के लिए? एक मुख्य पुजारी या मुख्य पुजारिन पवित्र चर्च ऑफ एलिमेंट में दूसरे सबसे शक्तिशाली हुआ करते थे। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आखिरकार बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खुला और एक महिला बाहर आई जो दूसरी मुख्य पुजारिन थी। अब यहाँ 7 मुख्य पुजारिनें थी। हर मुख्य पुजारिन मुख्य शिक्षक परिषद के जादूगरों के लगभग बराबर स्तर की थी। अगर लड़ाई हुई तो हम बहुत नुकसान में रहेंगे, शेखर ने धीरे से कहा। भले ही वे अकादमी के अंदर थे, वे केवल 6 थे, जबकि मुख्य पुजारिनें 7 थी। लेकिन अब जल के शासक को भी शामिल किया गया था। एलियाना को भी कुछ संदेह था, लेकिन उसे अभी भी खुद पर विश्वास था। ये अकादमी उनका आधार थी। भले ही चर्च ऑफ वाटर के लोग कुछ करने की कोशिश करते, उनके पास इसका मुकाबला करने के तरीके थे। साथ ही पवित्र चर्च ऑफ लाइफ पास में ही था। अगर पानी के जादूगरों ने वास्तव में अकादमी पर हमला किया तो ये चर्च ऑफ वाटर के साथ लुमेन साम्राज्य के लिए एक पूर्ण युद्ध का कारण बनने जा रहा था, जिसे चर्च ऑफ वाटर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि अकादमी और पवित्र चर्च ऑफ लाइट एक साथ एक तरफ से लड़ने जा रहे थे। साथ ही
सिर्फ इसलिए कि डीन यहाँ नहीं था, इसका मतलब ये नहीं है कि अकादमी के पास तत्व के शासक को रोकने के लिए कोई सुरक्षा नहीं थी। साथ ही ऐसा नहीं था कि डीन कभी वापस नहीं आने वाला था। अगर एलोरा ने यहाँ कुछ भी करने की कोशिश की तो वे बीच के सभी पुलों को जला देंगे। एक और व्यक्ति दूसरी गाड़ी से बाहर आया। एक खूबसूरत नीले बालों वाली महिला गाड़ी से बाहर आई। उसके शरीर पर एक शानदार नीली चमक थी। उसने एक गाउन पहना हुआ था। उसकी गहरी भूरी आंखें मुख्य परिषद के सभी शिक्षकों को देख रही थी। वो एलोरा थी। एलोरा, जल तत्व की शासक, अपने मेजबानों के चेहरों पर बेचैनी महसूस कर सकती थी। वो ये भी समझती थी कि उन्हें क्या असहज कर रहा होगा आखिरकार। उसके पास इतनी रात को एक बड़े दल के साथ आए हैं, अपनी अनिश्चितता के बावजूद। एलियाना ने आगे बढ़कर अपना हाथ बढ़ाया। अकादमी में आपका स्वागत है लेडी एलोरा। मैं एलियाना हूँ। लॉर्ड इजेन की अनुपस्थिति में इस अकादमी की डीन दूसरों की ओर मुड़ने से पहले एलियाना ने अपना परिचय दिया। वे हेड काउंसिल के सदस्य हैं और अपने अपने मौलिक घरों के नेता हैं। वे पृथ्वी के घर राक्षस से हैं। उसके ठीक बगल में पवन के घर से है। एलियाना ने एक एक करके सभी हेड काउंसिल के सदस्यों का परिचय कराया। एलोरा ने उन सभी का बहुत सम्मान के साथ अभिवादन किया। आश्चर्यजनक रूप से इस बार उनकी प्रतिक्रिया उस समय से काफी अलग थी जब लोकेश ने आरव और लीरा का परिचय कराया था। उसने परिचय को गंभीरता से लिया। एलोरा ने सबसे पहले अपने पक्ष के लोगों का भी परिचय कराया। जोआन, जो उसके दाईं ओर बैठी थी, इस समय जोआन भी उसके सबसे करीब थी। एलोरा के अलावा जोआन एकमात्र व्यक्ति थी जिसने आरव और लीरा को पहले देखा था, क्योंकि वो उसके साथ लाबाद शहर में थी। यहाँ आकर अच्छा लगा। एलोरा मुस्कुराई। क्या कोई निजी जगह है जहाँ हम बात कर सके? बेशक, मुझे बताया गया था कि आप हमारी परिषद से बात करने के लिए यहाँ है। लॉर्ड इजेन की अनुपस्थिति में मैं प्रशासन संभाल सकता हूँ, लेकिन अकादमी के लिए पूरी हेड काउंसिल जिम्मेदार है। मुझे उम्मीद है समीकरण में तो कई अनिश्चित कारक भूमिका निभा सकते हैं। एक व्यक्ति से निपटना आसान था। मुझे डर है कि मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ेगा। मैं यहाँ किसी ऐसी चीज के लिए आया हूँ जिसके बारे में मैं बहुत से लोगों को बताने में सहज नहीं हूँ। मैं इसके बारे में केवल लॉर्ड इजेन से बात करना चाहता था, लेकिन चूंकि वो यहाँ नहीं है, मैं आपसे बात करने आया हूँ क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। क्या हम दोनों बात कर सकते हैं? नर्क का राजा अपने विचारों के साथ कमरे के अंदर अकेला रह गया था। वो बस कांच की खिड़की के पास खड़ा था और बाहर देख रहा था। ये जीवितों की दुनिया थी, वो क्षेत्र जहाँ उसके जैसे मृत व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि यहाँ की हवा भी उसे घृणित लगती थी। सौभाग्य से वो खुद को अच्छी तरह से छिपाने में सक्षम था। वो खुद को नियंत्रित कर रहा था, भले ही वो ऐसी जगह पर था जिससे वो नफरत करता था। उसने अब छोड़ने की कोशिश नहीं की। अगर उसे बस कमरे में रात बितानी थी तो वो ऐसा करने जा रहा था। वो उस स्थान को देखता रहा जहाँ उसने पहले भूत को देखा था। उस समय आरव की आभा वो वास्तव में उत्सुक था कि इस क्षेत्र में किस तरह के लोग थे और किसकी आभा अजीब थी। खुद को रोकना काफी चुनौतीपूर्ण था। नर्क के राजा को नहीं पता था कि ये कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे इस दुनिया में भगवान की तरह माना जाता था। वो एलोरा की आभा महसूस कर सकता था, भले ही वो बहुत दूर थी। नर्क के राजा ने चंद्रमा को देखा जो यहाँ बहुत अलग था। उसके राज्य में भी चंद्रमा था, लेकिन उसका चंद्रमा पूरी तरह से अलग था। उसका चंद्रमा गहरा लाल रंग का था। नर्क का राजा चांदनी से विचलित था, लेकिन वो जल्द ही अपने आश्चर्य से बाहर आ गया। जैसे ही उसने कमरे में किसी और की उपस्थिति महसूस की, वो जल्दी से पीछे मुड़ा और देखा कि भूत अब कमरे के अंदर था। भूत हवा में तैर रहा था, मानो नर्क के राजा को करीब से देख रहा हो। नर्क के राजा ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। ये तुम हो? हैरानी की बात यह है कि नरक के राजा ने स्पेक्टर को देखते ही बात की। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी और ऐसा लग रहा था कि उसे वास्तव में संवाद करने में बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन वो कम से कम बात करने में सक्षम था। वो मुश्किल से बोल पा रहा था। बोलने में सक्षम होने के बावजूद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने उसकी आवाज सुनी, कम से कम उन लोगों को छोड़कर जो उस समय कमरे में मौजूद थे। बिना सोचे समझे नरक के राजा ने स्पेक्टर पर हमला कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो उसके करीब पहुंच पाता, स्पेक्टर फिर से गायब हो गया। भूत कमरे से गायब हो गया और नर्क का राजा अकेला रह गया। नर्क का राजा अभी भी उसकी उपस्थिति महसूस कर सकता था। उसने एक बार फिर कांच के दरवाजों से देखा। उसने नर्क के राजा की ओर देखा और पाया
कि स्पेक्टर एक बार फिर पहले की तरह उसी इमारत के ऊपर खड़ा था। नर्क का राजा किसी कारण से इतना असहज था कि वो ऐसे भाव दिखा रहा था जो उसने पहले कभी नहीं दिखाए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्पेक्टर को जानता था। वो न केवल स्पेक्टर को जानता था बल्कि ऐसा भी लग रहा था जैसे उसे स्पेक्टर से अंदरूनी नफरत थी। गुस्से में उसने स्पेक्टर का पीछा करने और कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। दुर्भाग्य से जैसे ही वो कमरे से बाहर जाने वाला था, उसे फिर से भयंकर सिरदर्द महसूस हुआ। दर्द के बावजूद वो इस बार अपने घुटनों पर नहीं गिरा, लेकिन वो कमरे से बाहर भाग गया। वो बाहर भी नहीं जा सकता था। जितना वो इसके बारे में सोचता, उतना ही दर्द बढ़ता जाता। वो नर्क के राजा का मजाक उड़ाते हुए एक कदम पीछे हट गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो नर्क के राजा से कुछ कहना चाह रहा था। नर्क का राजा कांच के दरवाजे के करीब आ गया। उसे कुछ एहसास हुआ तो क्या हुआ अगर वो कमरे से बाहर नहीं जा सकता था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो कुछ और नहीं कर सकता था। नर्क के राजा की आंखों में लपटे और भी तेज हो गई। आंखों का रंग भी थोड़ा गहरा हो गया। अगर वो कमरे से बाहर नहीं जा सकता था तो वो कमरे से बाहर निकले बिना ही स्पेक्टर को नष्ट करने वाला था। प्रतिरोध किया। नर्क जादूगर के चारों ओर एक काली आग जल उठी, जिससे उसे लपटों की एक ढाल मिल गई। लपटों ने उसे दबाव से लड़ने के लिए भी मजबूर किया। दबाव के बावजूद नर्क राजा खड़ा रहने में सक्षम था। इस बार एक और आग जल उठी, लेकिन वो आग स्पेक्टर के चारों ओर थी। ये आग उस आग के समान थी जिसने। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। डैनफिर को जलाकर राख कर दिया था। डैनफिर की तरह स्पेक्टर भी अपने शरीर के चारों ओर आग के बावजूद हिलता नहीं था। हैरानी की बात यह है कि आरव ने उसे योजना बताई थी और उसके पीछे कोई अजीब निशान नहीं होना चाहिए था जिससे पता चले कि वो फर्श से होकर गुजरा है। बाहर जलने के निशानों को समझाना मुश्किल होता। यही कारण है कि इन्फर्नल किंग ने केवल स्पेक्टर को निशाना बनाया। यदि नरक के राजा को आरव के कारण इतना सटीक नहीं होना पड़ता तो उसके जैसा कोई भी उसे मारने में सक्षम नहीं होता। गुस्से में एक आदमी ने स्पेक्टर के साथ साथ पूरी इमारत को नष्ट कर दिया होता, शायद पूरी अकादमी को भी। स्पेक्टर आग की लपटों के बीच में खड़ा था और उसने भागने की कोशिश भी नहीं की। हालांकि उसके साथ परिणाम अलग था। वो भाग नहीं सका क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसे जलाया जा रहा है। उसकी चेतना नर्क के राजा द्वारा परेशान की गई थी, लेकिन स्पेक्टर के साथ ऐसा नहीं था। यहां तक कि नर्क का राजा भी स्पेक्टर के दिमाग को बंधक बनाकर सो नहीं सकता था। स्पेक्टर अपनी मर्जी से वहां रहा। धमाका। नर्क के राजा पर दबाव और भी बढ़ गया। वो खुद को संतुलित करने के लिए कुछ कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। भूत के चारों ओर की आग गायब हो गई। किसी भी तरह से भूत को नुकसान पहुंचने का एक भी संकेत नहीं था। नष्ट होने की बात तो भूल ही जाइए। ऐसा लग रहा था जैसे नर्क की लपटें भी उसे छू नहीं सकती। भूत कांच के दरवाजे से गुजरा और नर्क के राजा के करीब तैर गया। एलियाना ने अन्य प्रमुख परिषद सदस्यों को देखा। वो सिर्फ एक कार्यवाहक डीन थी। यदि आप यहाँ किसी ऐसी चीज के लिए आए हैं जिसके लिए मुझे अकादमी पर डीन के अधिकार का उपयोग करने की आवश्यकता है, तो मुझे डर है कि मुझे अपने साथ मुख्य वकील रखना होगा। हम महत्वपूर्ण निर्णय एक साथ लेते हैं। एलोरा इस जवाब से काफी निराश थी। अगर वो इस समय यहाँ थी तो निश्चित रूप से मामला मामूली नहीं हो सकता था। उसे अकादमी के डीन की मदद की जरूरत थी उसकी हालत के कारण। एलियाना ने इसे सीधे अस्वीकार किए बिना अप्रत्यक्ष रूप से अकेले बात करने के उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। एलोरा ने एक मिनट सोचा और आह भरी। ठीक है, वे सभी वहां हो सकते हैं। अंततः वो केवल सहमत हो सकती थी। वो यहाँ उनकी मदद लेने आई थी और वो उन पर दबाव डालकर ऐसा नहीं कर सकती थी। बहुत बढ़िया, कृपया अंदर आइए। एलियाना ने एलोरा और अन्य लोगों को महल के अंदर ले जाया। मुख्य परिषद के सदस्य उनके साथ थे, जो ये जानने के लिए उत्सुक थे कि एलोरा यहाँ किस लिए आई। हम यहाँ किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं और खबर इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी, इसलिए आप खुलकर बात कर सकते हैं। एलोरा अपने हाथों को टेबल पर टिकाकर बैठी थी। वो अपनी उंगलियों को देख रही थी, जैसे कि वो इस विषय को उठाने का सबसे अच्छा तरीका सोचने की कोशिश कर रही हो। वो किसी बात को लेकर
थोड़ी विचलित भी लग रही थी। सभी हेड काउंसिल के सदस्य उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे। कुछ पलों की खामोशी के बाद एलोरा आखिरकार बोली, आप सोच रहे होंगे कि चर्च के बाहर मेरे साथ इतने सारे हेड प्रीस्ट क्यों हैं? ये विचार मेरे दिमाग में आया। एलियाना ने पुष्टि की, हमारे एक मुख्य पुजारिन की हत्या कर दी गई थी। एलोरा ने जवाब दिया, ये बहुत पहले की बात नहीं है। हम एलियाना और अन्य मुख्य परिषद के सदस्य हैरान थे। मुख्य पुजारी और पुजारिन इतनी आसानी से नहीं मारे जा सकते थे। आखिरकार वे बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने दूसरे चर्च के मुख्य पुजारी से लड़ाई की। कबीर ने पूछा, ये समझ में आ सकता है, यदि एक मुख्य पुजारिन की हत्या हुई थी तो ये संभव है कि दूसरे चर्च का इसमें हाथ हो, क्योंकि उनके पास आवश्यक शक्ति थी। लेकिन कोई पानी के चर्च की मुख्य पुजारिन को क्यों मारेगा? जिनसी ने अपना सिर हिलाया। ये समझ में नहीं आता, कोई भी चर्च दूसरे चर्च के किसी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं करेगा, विशेष रूप से जो इतने उच्च पद पर हो। उसने आगे कहा, इससे मुझे लगता है कि ये दूसरे चर्च का काम नहीं था। आप सही हैं। आपको अब और अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। हम पहले से ही जानते हैं कि अपराधी कौन है। एलोरा ने कहा, ये दो लोगों का एक समूह था। उनमें से एक निश्चित रूप से एक डार्क मैच था। शायद वे दोनों एक डार्क मैच थे जिन्होंने एक मुख्य पुजारी को मार दिया। क्या एक छोटे से गांव में अभी भी इतने शक्तिशाली डार्क मैच हो सकते हैं? प्रकाश रचित ने कहा, उसे अशोक को मारना था। मुझे फाइल में कुछ ऐसा ही याद है। क्या ये वास्तव में एक संयोग हो सकता है? अंधेरा वापसी करने की कोशिश कर रहा है। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन डार्क मैच रूई को अपने साथ ले आया। जब तक मुझे पता चला कि वो पहले से ही मर चुकी थी, मैंने उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, ये आसान नहीं है। एलोरा ने आगे समझाया, इसीलिए आप यहाँ हैं। हम आपकी इसमें कैसे मदद कर सकते हैं? यदि आप अपने पुजारी को मारने वाले डार्क मैच को नहीं ढूंढ सकते हैं, तो हम उन्हें कैसे ढूंढ सकते हैं? जब चर्च को जिस मदद की जरूरत थी वो इससे संबंधित थी, तो एलियाना उलझन में दिखी। वो समझ नहीं पाई। हमें उन्हें खोजने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता नहीं है। एलोरा ने जवाब में मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि ये लोग उसे कम आंक रहे थे। उसने कहा, हम उस व्यक्ति को खुद ढूंढ लेंगे। मैं आपको बता रही थी कि इतने सारे लोग मेरे साथ क्यों आ रहे हैं। जाहिर है वे चिंतित हैं। मुझे डर है कि चर्च ऑफ डार्कनेस वापस आ सकता है और मुझे निशाना बना सकता है। इसलिए उन्होंने मेरे साथ यहाँ आने पर जोर दिया। इसलिए यदि आप यहाँ उनकी उपस्थिति के बारे में चिंतित हैं, तो चिंता न करें। हम यहाँ युद्ध के लिए नहीं, अपने संग्रहालय को छोड़ो। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि यदि आप चाहें तो आप भी हमारे साथ आ सकते हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हम कुछ और न करें। आरव ने भूतल पर तत्व संग्रहालय में प्रवेश किया, जहाँ वह सुबह गया था। उस समय गार्ड अलग लग रहे थे, लेकिन उनकी स्थिति वही थी। वो एक बार फिर सीढ़ियों की ओर चला गया। वो अपनी अंगूठी की इच्छा महसूस कर सकता था। वो हर कदम के साथ जो चाहता था उसके करीब पहुंच रहा था। वो अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा था, लेकिन उसे अभी भी गार्ड का ख्याल रखना था, जो उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। वो बहुत चिंतित था। वो मुख्य मंजिल पर पहुंच गया, हॉल जहां सबसे महत्वपूर्ण नुमा रखे गए थे। लेकिन जैसे ही उसने हॉल में कदम रखा, उसके चेहरे पर जो भाव थे वो उसकी कल्पना से अलग थे। सभी पहरेदार बिना हिले डुले फर्श पर लेटे हुए थे। फर्श पर खून की एक भी बूंद नहीं थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वे बस सो रहे थे। वे सभी एक ही समय में क्यों सो गए, ये समझ से परे था, जिससे आरव को विश्वास हो गया कि वे या तो मर चुके हैं या बेहोश हैं। उसने कमरे में एक और व्यक्ति को भी देखा। एकमात्र व्यक्ति जो फर्श पर नहीं लेटा था वो विहान था, जो नुमाओं में से एक के पास खड़ा था। उसके हाथ में वो बॉक्स था जो आरव चाहता था। ये हो चुका था। विहान का ध्यान बॉक्स की ओर थोड़ा विचलित था, क्योंकि उसे अपना पूरा ध्यान बॉक्स खोलने के लिए केंद्रित करना था, और आश्चर्यजनक रूप से वो उस बॉक्स को खोलने में सफल रहा, जिसे खोलना असंभव बताया गया था। आरव को नहीं पता था कि विहान यहाँ क्यों था। हमला विहान की ओर निर्देशित था। हमले को बढ़ता हुआ महसूस करते हुए विहान आखिरकार अपने आश्चर्य से बाहर आया। उसने अवचेतन रूप से ये देखे बिना कि विहान जहां से हमला हो रहा था वहां से हट गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी युद्ध समझ बहुत अच्छी थी। दुर्भाग्य से ऐसा लग रहा था कि उसने इस बार गलत अनुमान लगाया था। ऊर्जा गेंद उससे छूट गई, लेकिन लकड़ी के बक्से से टकराने में सफल रही। लकड़ी का बक्सा विहान के हाथ से फिसलकर दूर जा गिरा। विहान ने आरव को घूर कर देखा। मैंने तुमसे कहा था, न तुम मेरा रास्ता रोकोगे।
जिस क्षण उसका ध्यान भंग हुआ, बक्सा जमीन पर गिर गया और खुल गया। बक्से के अंदर की चीजें बाहर गिर गई, जो कि 2 सुंदर क्रिस्टल के गोले थे। हालांकि 2 गोले में से एक सफेद था, दूसरा पूरी तरह से काला था। फिर भी प्रभाव के कारण दोनों गोले अलग अलग दिशाओं में चले गए। जबकि सफेद गोला पीछे की दीवार पर लुढ़क गया, काला गोला दूर लुढ़क गया। विहान ने मुड़कर बक्से की ओर देखा, जो अब तक पूरी तरह से खाली हो चुका था। उसकी आंखें कुछ ढूंढते हुए इधर उधर घूम रही थी। भले ही वो काले गोले के अस्तित्व के बारे में जानता था, उसे केवल सफेद गोले की परवाह थी। दूसरी ओर आरव ने 2 ओबो देखे। उसने सोचा कि क्या ये वही ओबो थे जिन्हें ग्रिमोर ढूंढ रहा था। आरव का गोला किसी कारण से अब आरव की गति धीमी हो गई थी। वो जितना सफेद गोले के करीब जाता, उतना ही उसे एहसास होता कि कुछ गड़बड़ है। उसका ग्रिमोर अब बहुत कम प्रतिक्रिया कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि ग्रिमोर सफेद गोले के पीछे नहीं था। वो सोच रहा था कि क्या ये बॉक्स में वो काला गोला था जिसने सबसे पहले उसके ग्रिमोयर को आकर्षित किया था। इस रहस्योद्घाटन के बावजूद वो अभी भी सफेद गोला वापस पाना चाहता था। जो भी हो, उसे यकीन था कि देरसबेर ये काम आ सकता है अपने आप को बचाने के साथ साथ, भले ही उसका ग्रिमोयर इसे न चाहे। विहान ने एक और जादू भी किया। प्रकाश का निर्णय आरव के करीब था। सफेद गोले ने दुश्मन को मारने के इरादे से धनुष से तीर छोड़े। शील्ड वांडर आरव के पास प्रकाश की एक कमजोर ढाल थी, लेकिन उसने इस समय इसका उपयोग नहीं किया। उसे यकीन था कि प्रकाश की एक कम स्तर की ढाल तलवारों को नहीं रोक सकती थी, जिससे उसे यह भी लग रहा था कि अगर उसने उन्हें नहीं रोका तो वो मर जाएगा। सैकड़ों अंधेरी आत्माएं उसके राजसी वलय से निकलकर एक सेकंड के अंश में उसके सामने एक ढाल का निर्माण किया। आत्माओं की चीखें इतनी तेज थी कि इसे बहुत दूर से सुना जाना चाहिए था। इसके बावजूद निचले तल पर मौजूद जादूगर भी इसे नहीं सुन सकते थे। जैसे ही विहान इस मंजिल पर पहुंचा, उसने पहले से ही इस मंजिल पर एक जादू डाल दिया था, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि इस जगह से कोई शोर बाहर न जाए। अंधेरी आत्माओं की अपवित्र ढाल ने आरव को सबसे शक्तिशाली बना दिया। ये अच्छी सुरक्षा प्रदान करता था। ये सबसे शक्तिशाली सुरक्षात्मक मंत्र था जो प्रकाश के हमले को रोकता था। इसके बावजूद ये आसान समय नहीं था। आरव ने मंत्र का जाप करने के लिए अपने कर्मचारियों या ग्रिमोयर का उपयोग नहीं किया था। इसलिए जिस तरह से इसका उपयोग किया गया था, इसकी क्षमता काफी सीमित थी। जैसा कि विहान ने उम्मीद की थी, आरव की रक्षा करने वाली अंधेरी आत्माओं को देखा ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भी हैरान नहीं था। इस बीच उसने सफेद गोले को भी उठा लिया, जो उसकी हथेली में पूरी तरह से फिट था। एलोरा ने अपना अनुरोध एलियाना और मुख्य परिषद शिक्षकों के सामने रखा। वो केवल अकादमी के कला प्रभावों में से एक का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त करना चाहती थी, और वो भी केवल थोड़े समय के लिए। अब ये निर्णय एलियाना को लेना था। अब एलोरा के पास सिर्फ इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उसे यकीन था कि वे सहमत होने जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो हमेशा के लिए आर्टफेड मांग रही थी। वो इसे यहाँ इस्तेमाल करने जा रही थी और फिर वापस आ पता नहीं। हम उसे वहाँ ले जाने की बात कर रहे हैं जहाँ हम अपने सभी नए लोगों को रखते हैं। मैं भी सहमत हूँ कि वो कोई बेवकूफी नहीं करेगी, लेकिन फिर भी हमें उसकी मदद क्यों करनी चाहिए? शेखर ने पूछा कि हमें एक तटस्थ पक्ष होना चाहिए। अगर हम उसे कुछ उपयोग करने देते हैं तो अन्य चर्चों को कल आने से कौन रोक रहा है? और वही पूछ रहा है। मैं सहमत हूँ। कबीर हाथ जोड़कर खड़ा था और अपना सिर हिला रहा था। अगर हम अभी ऐसा करते हैं तो ये एक मिसाल कायम करेगा जो भविष्य में सिरदर्द का कारण बन सकता है। ये या कई सिरदर्द आप जानते हैं कि जिंसी ने भी ये कहा सहमत। अगर हम एलोरा को अनुमति देते हैं तो हमें अन्य चर्चों को भी अनुमति देनी होगी, अन्यथा हम पक्षपाती दिखेंगे। हम उन्हें इतने छोटे अनुरोध के लिए मना नहीं कर सकते। लेकिन मैं भी सहमत हूँ कि ये एक मिसाल कायम करेगा। रचित भी सहमत है कि अकादमी को अस्थायी रूप से प्रबंधित करते समय हम जो निर्णय लेंगे वे कोई मिसाल कायम नहीं करेंगे जिन्हें टाला नहीं जा सकता, क्योंकि यदि वे हमारे कार्यों से असहमत हैं तो वे आसानी से कह सकते हैं कि हम गलत थे। और यदि कोई अन्य चर्च यही बात पूछने आता है तो ये दावा किया जा सकता है कि हमने मूर्खतापूर्ण कार्य किया और हम गलत थे। भले ही ये हमारी ओर से थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन अकादमी पक्षपातपूर्ण नहीं लगेगी। मुझे यकीन है कि लॉर्ड एजेन भी मुझसे सहमत होंगे कि हम ऐसे नहीं हैं। इसलिए हमारे निर्णय इस बार अधिक उचित है। चाहे कुछ भी हो, जैसे ही रचित ने स्पष्ट किया
सभी को अंततः समझ में आ गया कि वे क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। वे अकादमी के डीन नहीं थे, डीन कह सकते थे कि हमने यहाँ अपनी इच्छा से काम किया क्योंकि हमें बेहतर पता नहीं था और उन्हें इस मिसाल के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मुझे लगता है कि रचित सही है, लिसान भी उससे सहमत है और किसी को आश्चर्य नहीं कि वो रचित से सहमत है। हालांकि उसने आगे स्पष्ट किया कि एलोरा इतनी दूर आ गई है, अगर हम उसे इतने छोटे अनुरोध को स्वीकार किए बिना वापस भेज, जरूर उसे सबकी सहमति चाहिए थी। अरे क्या बात है, हम तो जाग चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी नींद में ये खलल बेकार जाए। बस उसे ये करने दो ताकि हम उसे जल्दी से वापस भेज सके। कबीर भी आखिरकार थोड़ी देर बाद मान गया, बाकी भी मान गए। अगर दूसरे यही चाहते हैं तो मैं भी मान गया। हम इस बार एलोरा की मदद कर सकते हैं। फैसला, हम तुम्हारा अनुरोध स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि तुम उम्मीद कर सकते हो, हमारी अपनी कुछ शर्तें हैं। एलोरा मुस्कुराई। मुझे इसकी उम्मीद थी। तो बदले में तुम क्या चाहते हो? उसका मानना था कि अकादमी की शर्तें बदले में मांगी गई शर्तों से ज्यादा कुछ नहीं थी। हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, कम से कम अभी तो नहीं। इसे एक एहसान समझो भविष्य में। अगर हमें कभी किसी एहसान की जरूरत पड़ी तो हम चाहते हैं कि चर्च ऑफ वाटर के प्रमुख के तौर पर तुम हमसे वादा करो कि तुम वो एहसान जरूर करोगे जब तक ये मेरी क्षमता में है और इससे चर्च को कोई नुकसान या खतरा नहीं होता। मैं ये करूंगा। एलोरा तुरंत मान गई। दूसरी बात, तुम किसी को मत बताना कि यहाँ क्या हुआ, क्योंकि ये एक बार की बात है। हमने तुम्हारी मदद की है। ये खबर सिर्फ यहाँ उपलब्ध है। ये सिर्फ लोगों के बीच ही रहनी चाहिए। अगर किसी और को ये बात पता चली तो चिंता मत करो। हम इस बारे में दूसरों को बताने वाले आखिरी लोग होंगे। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एलोरा दूसरी शर्त पर भी सहमत हो गई। और एक आखिरी बात, ठीक है, लेकिन एलोरा को तुरंत सहमत होते देख जोआन कुछ कहना चाहती थी ताकि वह पुनर्विचार करे। वो नहीं चाहती थी कि एलोरा अकेली जाए, भले ही वो अकादमी थी, लेकिन उसे लगा कि ये उसके लिए सुरक्षित नहीं है। हालांकि इससे पहले कि वो एक शब्द से ज्यादा बोल पाती, एलोरा ने उसे बोलना बंद करने का इशारा किया। अभी एलोरा ये काम खत्म करना चाहती थी। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि वो अकेले जाने से डर रही थी। और उसने एलोरा से कुछ पूछा। एलियाना ने अपना सिर हिलाया। बस इतना ही होगा, फिर हम चले जाएंगे। एलोरा सबके सामने खड़ी हो गई। एलियाना भी मुख्य परिषद सदस्यों के साथ खड़ी थी। एलोरा पर एक सीमा थी कि उसे अकेले जाना था, लेकिन एलियाना ने ऐसा नहीं किया। उसने सभी को बताया कि अपने लेटर स्टाफ को बुलाने की आवश्यकता के बिना आरव शील्ड ऑफ अनडेड का उपयोग करके हमले को रोकने में कामयाब रहा। विहान ये देखकर थोड़ा हैरान था कि एक ऐसा मंत्र था जिसमें ऐसी आत्माओं का उपयोग किया गया था। हालांकि उसे पूरी उम्मीद थी कि आरव उसके हमले को रोकने में सक्षम होगा। दुष्ट आत्माएं एक तरह से अमर होती हैं। वे मंत्रों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्राकृतिक ऊर्जा का उपभोग करने में भी माहिर थी। इसने शील्ड ऑफ अनडेड को जादुई हमलों के खिलाफ सबसे अच्छे सुरक्षा मंत्रों में से एक बना दिया। भले ही ये एक निम्न स्तरीय मंत्र था। एकमात्र परिवर्तन जो देखा जा सकता था वो ये था कि उसे कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया था। तलवारें नष्ट हो गई। उसके ठीक बाद आत्माएं भी गायब हो गई और रिंग में लौट आई। ऐसा नहीं लगता था कि अंधेरी आत्माएं रिंग के अंदर वापस जाना चाहती थी। इसके बजाय ऐसा लग रहा था कि रिंग ने उन्हें लौटने के लिए मजबूर किया था। जैसे ही आत्माएं लौटीं, उनकी चीखें गायब हो गई। आरव ने देखा कि सफेद गोला पहले से ही विहान के हाथ में था। एक और बात जो उसने नोट की वो ये थी कि विहान काला क्रिस्टल पाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, जैसे कि वो इसके अस्तित्व के बारे में जानता ही नहीं था। मुझे वो गोला दे दो, आरव ने आदेश दिया था। हालांकि इस बार उसने अपने कुलपति के कर्मचारी को भी बुलाया। उसके हाथ में एक राजसी छड़ी दिखाई दी जिसने उसे और भी मजबूत बना दिया। अब जबकि नेक्रोमेनिस के रूप में उसकी पहचान पहले ही सामने आ चुकी थी, उसने अपनी पैट्रिक स्टिक को बुलाने की जहमत नहीं उठाई। मुझे डर है कि अगर वो तुम होती तो भी मैं ये नहीं कर पाऊंगा। विहान ने शांति से जवाब दिया। मैं इसके लिए ही इतनी दूर आया हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं इसे अभी लौटा सकता हूँ? इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मुझे चाबी वापस लेने की जरूरत है। विहान ने आह भरते हुए पूछा। हालांकि मुझे आप जैसे किसी के खिलाफ जाना अच्छा लगता, लेकिन मेरे पास समय की कमी है और अगर मैंने आपको मार दिया तो वो बहुत गुस्सा होगा। मैं अभी उस झंझट से निपटना नहीं चाहता। जो भी हो, शायद अगली बार। जैसे ही विहान ने अपना काम खत्म किया, उसके नीचे एक चमकती हुई संरचना दिखाई दी जिसने पूरे स्थान को रोशनी से भर
दिया। यहाँ तक कि आरव भी कुछ क्षणों के लिए कुछ भी देखने में असमर्थ था। देखने में असमर्थ होने के बावजूद आरव ने कुछ ही क्षणों में हमला कर दिया। वो चमकती हुई रोशनी गायब हो गई और सामने एक बिल्कुल खाली कमरा दिखाई दिया, जहाँ उसके अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। विहान अब कमरे में नहीं था। आरव ने चारों ओर देखा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं ढूंढ सका। उसने दरवाजे की ओर देखा कि क्या विहान भाग गया है, हालांकि ये असंभव था। वो बाहर के गार्डों द्वारा रोके बिना अंदर कैसे आ सकता था? इससे एक और सवाल भी उठा ध्यान में आए बिना। अंदर जाने के लिए उसके पास एक टेली प्रवेश मंत्र था, लेकिन अगर उसके पास था तो उसने इसे कल रात क्यों नहीं डाला? आज कल रात से क्या अलग था? केवल एक चीज जो मैं सोच सकता हूँ वह यह है कि हमें यहाँ एक यात्रा के लिए लाया गया था। क्या हो सकता है उसने यहाँ कुछ निशान छोड़े होंगे। टेलिप मंत्र उसे उन निशानों तक ले जा सकता है जो उसने छोड़े थे। या तो ये होगा, या फिर वो उन स्थानों पर टेलिप कर सकता था जहाँ वह गया था। ये समझा सकता है कि उसने कल रात उर्ज क्यों नहीं चुराया। वो अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ सका। इससे ये भी पता चलता है कि वहां नीचे गार्ड को इस बारे में कोई पता नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा था। लेकिन फिर भी टेलिप मंत्र, उस मंत्र का स्तर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये एक उन्नत वर्ष का मंत्र होना चाहिए। सार्थक उस काले गोले के पास गया जो अभी भी खंभे के पीछे पड़ा था। अपने विचारों में डूबा हुआ वो अपने प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब वो अकादमी से कुछ चुराने का जोखिम उठाकर इतनी दूर आया था और यहाँ आकर भी वो बक्से में रखी चीजें ही ले गया। उसने यहाँ किसी अन्य न्यूमैन को छुआ तक नहीं। उसने उस सोर को भी चाबी ही कहा। आखिर किस चीज की चाबी? आरव आगे झुका और अपने दाहिने हाथ से काले गोले को उठा लिया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने काले गोले को छुआ, आरव को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मानो उसने अपनी दृष्टि खो दी हो। कुछ अजीब दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। एक दृश्य में उसने एक छोटी लड़की को दौड़ते हुए देखा। यह दृश्य उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक मिलीसेकंड के लिए घूमा, जिसके कारण वो कुछ भी देखने में असमर्थ हो गया। अगले दृश्य में उसे पानी दिखाई दिया। हर जगह पानी था। ऐसा लग रहा था जैसे पानी ने पूरे शहर को निगल लिया हो। तीसरा दृश्य उसे और भी अजीब लगा, जहां उसने एक लड़की को 1000 फीट दौड़ते देखा। उसने उच्च शक्ति वाले जानवरों को देखा। उसने उनकी केवल एक झलक देखी। चौथे दृश्य में उसने एक दरवाजा देखा और कुछ नहीं, इन 4 दृश्यों की संक्षिप्त झलक के बाद आरव को आखिरकार होश आ गया। उसने अपने सामने काला क्रिस्टल देखा और उसे उठा लिया। जैसे ही उसने काला गोला उठाया, उसका शरीर किसी रहस्यमयी ऊर्जा से भर गया। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसे लगा जैसे काला गोला उसकी आध्यात्मिक शक्ति को फिर से भर रहा है। न केवल उसकी आध्यात्मिक शक्ति फिर से भर गई, बल्कि इसमें वृद्धि भी हुई। ये वैसा ही था जैसा उसने तब महसूस किया था जब उसने स्पिरिट क्रिस्टल का उपयोग किया था, लेकिन ये अधिक शानदार था। थोड़ी ही देर में उसने महसूस किया कि उसके शरीर के अंदर कुछ हुआ है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई थी, जिसने उसे सफल बना दिया था। उसका मान भंडार भी बढ़ गया था। वो आध्यात्मिक शक्ति के मध्य चरणों में पहुंच गया था। वो एक मध्यम श्रेणी का जादूगर बन गया था, जिसने शुरुआती स्तर से एक सफलता हासिल की थी। केवल 2 दिनों में उसने 2 सफलताएं हासिल की। जैसे ही उसने एक सफलता हासिल की, गोले ने उसके शरीर को ऊर्जा प्रदान करना बंद कर दिया, जैसे कि उसे बस इतना ही करना था। इसीलिए उसने नहीं देखा, पर फिर भी ये क्या चीजें हैं? ये सिर्फ एक मजबूत आत्मा क्रिस्टल नहीं हो सकता। अगर ये होता तो मैं भी सफेद वाले की तरफ आकर्षित होता। आखिर मेरे अंदर भी प्रकाश का तत्व है। ये इन चीजों का द्वितीयक प्रभाव होना चाहिए। जहां तक प्राथमिक प्रभाव का सवाल है, ये उस शब्द से संबंधित है। उसने इनका वर्णन एक कुंजी के रूप में किया। अगर ये एक कुंजी है तो ये किसकी कुंजी है? और मेरे सामने क्या दृश्य आए? वो लड़की, बलि चमकता हुआ जानवर, सुनामी, वो दरवाजा। आरव काले गोले को देखता रहा। ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये किस बारे में है, लेकिन तभी उसकी उंगली की अंगूठी में कुछ हलचल हुई। ये अंधेरे के एक कण में बदल गया जो उसके सामने तैर रहा था। किताब अपने मूल रूप में लौट आई। पन्ने अपने आप पलटने लगे। किताब ने आरव का ध्यान खींचा। उसने अपना सिर उठाया। उसने देखा कि छठे पन्ने पर पन्ने रुक गए थे, जो अब तक खाली था। छठे पन्ने पर कुछ शब्द दिखने लगे। एक नया मंत्र है। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं एक मध्यम वर्ग का जादूगर बन गया हूँ? मेरी आत्मा निश्चित रूप से अब अधिक शक्तिशाली है। इसलिए ये हो सकता है, या ये इसलिए हो सकता है
क्योंकि किताब मुझे पुरस्कृत करना चाहती है, इसका कोई संबंध नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या उसे मंत्र क्यों मिल रहा था, महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसे एक नया मंत्र मिल रहा था। वो उत्सुकता से जानने का इंतजार कर रहा था कि वो मंत्र क्या था। मंत्र उसके पुराने मंत्रों से बड़ा लग रहा था, इसमें अधिक शब्द थे और ये थोड़ा जटिल भी लग रहा था। मंत्र किसी तरह पूरे पृष्ठ पर चला गया और वहां नहीं रुका, पृष्ठ पलटा और मंत्र जारी रहा। ये 7वें पृष्ठ के आधे हिस्से को कवर करने के बाद रुक गया। 8वां पृष्ठ भी पलटा गया क्योंकि एक और मंत्र प्रकट हुआ, उसका 6ठा मंत्र। इसके अलावा जो मंत्र प्रकट हुए वे दोनों आक्रामक मंत्र थे, जिससे उन्हें महारत हासिल करना और भी मुश्किल हो गया। आरव के पास इससे पहले 4 मंत्र थे, लेकिन उनमें से कोई भी उचित आक्रामक मंत्र नहीं था। अगर कोई उसके द्वारा बुलाए गए मरे हुए की लड़ाकू क्षमता को नजरअंदाज करता है। 2 नए मंत्र जो प्रकट हुए वे वास्तविक मंत्र थे जो लड़ाई के लिए बने थे, उन्हें लड़ने और मारने के लिए बनाया गया था। 8वां मंत्र भी प्रकट होना समाप्त हो गया। निक्रोम की निषिद्ध पुस्तक अगले पृष्ठ पर नहीं मुड़ी, इसके बजाय ये सीधे पुस्तक के मध्य पृष्ठ पर आ गई। एक और मंत्र। आरव ये देखकर हैरान था कि ग्रुमोर ने अन्य सभी पृष्ठों को छोड़ दिया था और सीधे मध्य पृष्ठ पर आ गया था। वो पृष्ठ क्यों? जब वो नए मंत्र के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था तो कुछ नहीं हुआ, इसके बजाय पृष्ठ चमकने लगा। आरव को पृष्ठ से कुछ शक्तिशाली निकलता हुआ महसूस हुआ, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गुरुत्वाकर्षण उस पर काम नहीं कर रहा था। इसके बजाय ये उसके हाथ के पृष्ठ पर काम कर रहा था। किसी तरह ये निषिद्ध पुस्तक के पृष्ठ में प्रवेश कर गया और गायब हो गया, जैसे कि वह पृष्ठ एक दरवाजा था। अंत जब पुस्तक ने इसे निगल लिया तो पृष्ठ पर एक शब्द दिखाई दिया। इस शब्द के बाद नाम के अंतर्गत और चीजें आने लगी, इसलिए आरव को पता चला कि इस शब्द का क्या अर्थ है, इसके क्या लाभ है, या वह इसका उपयोग कैसे कर सकता है। वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए एक स्थान, तो ये लीरा के काले क्षेत्र की तरह एक भंडारण मंत्र है। ये समझ में आता है कि मुझे लीरा के मंत्र जैसा मंत्र चाहिए था। वो पहले से ही चिंतित था कि वो इन सभी न्यूमैन को कैसे निकाले। उसने बाद में इन सभी वस्तुओं के साथ शहर छोड़ने के लिए मरे हुए स्वैप का उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन अगर उसके पास लीरा की तरह एक मंत्र होता तो ये कोई समस्या नहीं होती। इसके अलावा एक और चीज थी जो आरव को बहुत पसंद थी। अन्य मंत्रों के विपरीत उसे इसे सीखने की जरूरत नहीं थी। इस मंत्र की जानकारी सीधे उसके दिमाग में आएगी, एक कनेक्शन स्थापित होगा जिसके माध्यम से वो अपने स्थान के अंदर सभी चीजों को भी महसूस कर सकता है। वो ये सब बाद में भी कर सकता है, सबसे पहले मुझे यहाँ नया द्रव्यमान प्राप्त करना होगा। उसके मन में अपने नए मंत्रों के बारे में बहुत सारे सवाल और कुछ उत्साह थे, लेकिन कुछ चिंताएं भी थी। उसने पहले ही यहाँ बहुत समय बर्बाद कर दी। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। या था उसे इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जादुई सुदृढ़ीकरण के बिना जो कांच नए खतरे की रक्षा कर रहा था, वो उसके लिए एक साधारण चश्मे की जोड़ी से ज्यादा कुछ नहीं था। उसने खुद पर प्रकाश का एक मजबूत मंत्र डालने से पहले अपनी मुट्ठियां भींच ली। यहीं पर उसका दूसरा तत्व वास्तव में काम आया। उसकी शारीरिक शक्ति तुरंत बढ़ गई। उसने उस कांच पर मुक्का मारा जो अंधेरे के कर्मचारियों की रक्षा कर रहा था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, कांच ज्यादा विरोध नहीं कर सका और तेज आवाज के साथ टूट गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या नेक्रोमैंसी का ग्रामोरिक स्टाफ अंधेरे का दयनीय स्टाफ था। वो पहले ही देख चुका था कि क्या हुआ जब प्रकाश के जादूगर ने अपने बाएं हाथ से दूसरे तत्व के पवित्र ग्रामोरिक को छूने की कोशिश की। इसी तरह ग्रामोरिक स्टाफ भी समान महत्व की एक वस्तु थी जो अन्य तत्वों के साथ परेशानी पैदा कर सकती थी। उसने सिद्धांत का परीक्षण करने का फैसला किया और अपना बायां हाथ अंतरिक्ष उठाया। उसकी उम्मीदों के विपरीत उसका मंत्र काम करना शुरू कर दिया। एक गार्ड ने पूछा, क्या बकवास कर रहे हो? तुम क्या नशे में हो? मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। एलियाना ने अपनी आंखें घुमाई, लेकिन जब उसने देखा कि दूसरे भी उसे भूत की तरह देख रहे थे तो उसने नहीं सोचा था कि ये सवाल पूछा गया था। जब सभी को पता चलेगा कि जिन चीजों की रक्षा के लिए उन्होंने इतने इंतजाम किए थे वो नष्ट हो गई है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। भूत कांच के दरवाजे से आरव के कमरे में घुसा। नरक के राजा की लपटें
उसे छू भी नहीं पाई। यही हाल उसके शारीरिक हमलों का भी था। चूंकि भूत अपने आध्यात्मिक रूप में था, नर्क का राजा उसे छू भी नहीं सका। ये एक व्यर्थ प्रयास था। स्पेक्टर ने अपनी आंखें नर्क के राजा पर टिका रखी थी। तभी कमरे में एक आवाज गूंजी, मुझे मारने से वे वापस नहीं आएंगे। ऐसा लग रहा था जैसे भूत बोल रहा था, लेकिन आवाज उससे नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज चारों ओर से आ रही थी और नर्क के राजा के कानों में पड़ रही थी। मैं तुम्हें इस दुनिया के साथ नष्ट कर दूंगा, नर्क का राजा दहाड़ा। लेकिन एक बार फिर, इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, भयानक सिरदर्द लौट आया, क्योंकि आरव का आदेश अभी भी प्रभावी था। तुम कुछ नहीं करोगे, स्पेक्टर ने टिप्पणी की। नर्क के राजा को अपने घुटनों पर गिरते देख आरव के आदेश नर्क के राजा के चारों ओर बेड़ियों की तरह काम करते थे, जो उसे वास्तव में यहाँ क्या कर सकते थे। ये सब तुम्हारे लालच के लिए है। नर्क के राजा ने स्पेक्टर को रक्पीपासु दृष्टि से देखा। भूत ने कुछ कहा, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वो नारकी राजा को चेतावनी दे रहा था कि अवसर को बर्बाद मत करो, अतीत अंततः वापस आ सकता है। अतीत को भूल जाओ। भूत वापस मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया, पीछे छोड़कर। नारकी राजा, जो अभी भी गुस्से में था, सौभाग्य से शोर कमरे से बाहर नहीं गया था। आरव ने संग्रहालय की सभी चीजें हटा दी थी। उसने खजाने को पूरी तरह से खाली कर दिया था। केवल एक चीज थी जो उसने अभी तक नहीं ली थी। ये शापित पत्र था जो कैरिक को संबोधित लग रहा था। वो इस बहाने के लिए पत्र के पास गया। उसने पत्र लेने का फैसला किया और मानसिक रूप से खुद को तैयार किया कि वो इसमें लिखी बातें नहीं पढ़ेगा। उसने पत्र के चारों ओर का कांच का आवरण खोला। उसने पत्र को तोड़ा और एक भी शब्द पढ़े बिना उसे उठा लिया। हालांकि जैसे ही उसने पत्र उठाया, उसने सीढ़ियों से कुछ आवाजें आती सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई कमरे की ओर दौड़ रहा था। कोई भी इतनी जल्दी कहीं से नहीं आ सकता था। फिर भी उसने सावधानी से चलने और छोड़ने का फैसला उसे अचानक बदल दिया। वो कमरे से बाहर चला गया। उसने पहले भी आरव को मरे हुए लोगों की अदला-बदली करते देखा था, जिससे ये थोड़ा कम आश्चर्यजनक था। कुछ क्षणों के बाद उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ होगा। उसने एक खाली हॉल देखा। यहाँ कोई खजाना नहीं था, जिसका मतलब था कि आरव सफल हो गया था। आखिरकार वो लौट सकता था। आखिरकार वो वापस घर जा सकता था। वो वहां है। घुसपैठिया शेखर की आवाज पीछे से आई। वो घुसपैठिए को रोकने की इतनी जल्दी में था कि उसने किसी का इंतजार किए बिना पहले हमला कर दिया। उसने कोई घातक हमला भी नहीं किया, क्योंकि वो बाद में घुसपैठिए से पूछताछ करना चाहता था। उसने केवल नर्क के राजा के पैरों को निशाना बनाया। पीछे से वो नर्क के जादूगर का चेहरा नहीं देख सकता था। आग का एक गोला नर्क के राजा के पैरों की ओर आया, जो सीधे उसके घुटनों के पीछे लगा। हालांकि शेखर ने हमले में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया, लेकिन इससे आदमी के पैर राख हो जाने चाहिए थे। लेकिन पीछे कोई निशान नहीं बचा था। नर्क के राजा ने अपना सिर बाई ओर झुकाया और सोचा कि क्या ये वास्तव में आग थी। ये इतनी कमजोर थी कि उसे ये अपमानजनक लगा। वो अभी भी गुस्से में था, क्योंकि स्पेक्टर के साथ जो हुआ था, और चूंकि वो कमरे में नहीं था, इसलिए कोई प्रतिबंध नहीं था। नर्क का राजा मुस्कुराया। आरव अपने कमरे में वापस आ गया था और बस त्याग मंत्र को रद्द करने वाला था, जब उसने एक जोरदार धमाका सुना। वो कांच के दरवाजे की ओर भागा और बाहर देखा तो पूरा संग्रहालय फट गया और भयानक लपटों में जलने लगा। तत्वों का पूरा संग्रहालय उड़ गया। आसपास का क्षेत्र गहरे नीले रंग की लपटों से भर गया। आसमान में धुएं का एक बादल दिखाई दे रहा था। आदमी चिल्लाया और जल्दी से अपना मंत्र रद्द कर दिया। वो थोड़ा हैरान था कि नारकी जादूगर के पास कितनी शक्ति थी, लेकिन उससे ज्यादा वह ये सोच रहा था कि परिणाम क्या हो सकता है। नर्क का राजा धधकती आग में खड़ा था। उसके कपड़ों पर जलने का एक भी निशान नहीं था। हैरानी की बात यह है कि वो अकेला नहीं था जो अभी भी खड़ा था। मुख्य परिषद के सदस्यों के साथ भी यही स्थिति थी। वे भी पूरी तरह से ठीक थे, लेकिन इसका श्रेय एलोरा को जाता है। जैसे ही नारकी जादूगर ने गुस्से में हमला किया, एलोरा ने अपने स्वच्छंद जल तत्व कर्मचारियों को बुलाया, जिससे पता चला कि ये लपटें कितनी खतरनाक थी। उसने इस समय कोई जोखिम नहीं उठाया। लपटों के ठीक बीच में पवित्र जल से बना एक अवरोध था, जो समूह को इन लपटों से बचा रहा था। ये मंत्र एलोरा के उन्नत स्तर के मंत्रों में से एक था। पानी से घृणित भावना, न केवल इसलिए कि ये आग के विपरीत तत्व था, बल्कि इसलिए कि ये पवित्र जल था
जो जीवन की ऊर्जा से भरा था। नर्क का राजा फिर से हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर सके, एक चक्र उसके नीचे दिखाई दिया। नर्क का राजा गायब हो गया था और मृतकों के राज्य में लौट गया था, जैसा कि वो शुरू में चाहता था। वर्षा ने आग की लपटों से लड़ते हुए भयंकर हमला करना शुरू कर दिया। सौभाग्य से चूंकि नर्क के राजा को वापस भेज दिया गया था, आग का स्रोत चला गया था और वह और भी कमजोर हो गया। वर्षा ने उसी समय आग की लपटों को काफी तेजी से रोक दिया। एलोरा ने भी बाधा को हटा दिया। ऐसा लग रहा था कि वो किसी तरह के टेलीप से गायब हो गया था, यहाँ तक कि पानी की दीवार के पार वो नारकी राजा के नीचे एक जादुई संरचना को उभरने में सक्षम थी और वर्षा के आने से पहले उसकी आकृति गायब हो गई थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वो भाग गया था, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि वो उनसे डरता था। हालांकि वो उस आदमी का चेहरा नहीं देख सकती थी, लेकिन उसके कार्यों से वो महसूस कर सकती थी कि वो लड़ना चाहता था। हम उसे अपनी कलाकृतियों से भागने नहीं दे सकते। कबीर ने कहा, हमें उसे ढूंढना होगा। मैं शहर को सील कर दूंगा, किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। वो भाग गया। ये एक गंभीर मामला था। एलोरा को ठीक देखकर अन्य मुख्य पुजारी भी मौके पर पहुंच गए। वे शांत हो गए। जिन्होंने आप पर हमला किया वे युद्ध के लिए तैयार थे और सोच रहे थे कि क्या आग ये कैसे हुआ कि अंधेरे के दूत